नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। अंबिकापुर के राजमोहनी भवन के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए, जहां इन्होंने यहां तक बोल दिया कि पीएम के आने और जाने से छत्तीसगढ़ में इसका कोई असर नहीं दिखेगा। वहीं आगे इन्होंने कहा कि भाजपा जो परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, अगर परिवर्तन इनके मन का हो जाए तो अच्छा रहेगा। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल को लेकर आगे इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रतिनिधि आकर मिल रहे हैं और हड़ताल समाप्त करने की बात भी कर रहे हैं। कई लोग वापस हड़ताल से आ चुके हैं। अब लगता है कि इसे राजनीति रंग दिया जा रहा है। मनों का परिवर्तन हो जाए तो अच्छा है। कई जो दूषित कार्यक्रम होते हैं, चलते हैं, देश को तोड़ना, एक तरफ भारत जोड़ो राहुल जी कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनकी यात्रा, तो परिवर्तन इनके मन का हो जाए तो अच्छा होगा। होता क्या है कि प्रधानमंत्री जी को तो छत्तीसगढ़ में काम करना नहीं, 5 साल हो गए, वो एक बार भी नहीं आए होंगे तो एक आध बार आए और चले गए। तो मतदाता जानता है कि ये प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है। नरेंद्र मोदी आके चीफ मिनिस्टर का चुनाव लड़ेंगे तो कुछ फर्क पड़ सकता है। वो बोले कि अब मैं छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर का काम करूंगा, तो लोग सोचेंगे कि अब मोदी जी का भाजपा से मुख्यमंत्री बनेंगे, हम वोट दें कि नहीं दें। वो प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली का काम प्रदेश को विशेष कोई प्रभाव नहीं डालता। अब नहीं करना चाहिए उनको। स्वास्थ्य कर्मचारी पूरे हड़ताल पे नहीं हैं, कई वापस आ गए हैं, 2/3 तो हड़ताल पे गए नहीं थे। 26,200 26,600 कर्मचारी हैं, इसमें करीब 9,000 कर्मचारी हड़ताल पे गए थे। मेरी भी उनसे लगातार बात हो रही है और क्या कारण है कि कल भी मेरे से मिल के गए उनके यूनियन के लोग, उन्होंने कहा कि हम समाप्त कर देंगे, फिर भी क्यों नहीं हड़ताल समाप्त कर रहे हैं। अब लगता है कहीं ना कहीं राजनीति इसमें आ जा रही है। ये शुद्ध उनकी मांगों का सिलसिला अब नहीं रह गया कि जब उनके साथी आते हैं, बात करके जाते हैं और फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं राजनीति इसमें दिखने लग रही है। हम लोग नहीं चाहते कि कोई ऐसी कार्रवाई करें, कुछ हुई है उससे भी उन लोगों को पीड़ा है, हम लोगों को भी पीड़ा है। कार्रवाई न करके लोगों का ध्यान देने के लिए जो उनकी जवाबदारी है, देखिए इनको काम देने के लिए सरकार ने पहल नहीं की है। इनको काम इसलिए दिया है कि लोगों की देखभाल करें। इनको नौकरी देना सरकार का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है। सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की देखभाल हो सके, उसके लिए इनको काम मिला है। और लोगों की देखभाल ही नहीं करेंगे तो फिर काम मिलने के औचित्य पे प्रश्न लग जाता है। तो आप कुछ दिन के लिए हड़ताल हो, अपनी बात हो, आंदोलन हो, ये ठीक है, काली पट्टी लगा के काम करिए, मीडिया का ध्यान आकर्षित करिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करिए, वो ठीक है। लेकिन एक सीमा के बाद जब आप पब्लिक को नुकसान पहुंचाते हो तो सहानुभूति आपके प्रति कम होते जाती है। इधर टिकट बंटवारे को लेकर लेट क्यों हो रहा है के सवाल के जवाब में सिंहदेव ने कहा कि हम जल्दबाजी में नहीं हैं। जो 5 सालों तक अपने क्षेत्र में काम किया है, उसे कभी भी टिकट मिलेगा तो वह जीतेगा। आगे उन्होंने कहा कि सरगुजा जिले के 14 विधानसभा के सीटों को लेकर मुझसे राय ली जाएगी और अंत में इन्होंने मुख्यमंत्री बनने को लेकर कार्यकर्ताओं ने शपथ के लिए कपड़े सिलाए जाने के सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद शपथ के लिए किसी ने कपड़े नहीं सिलाए। यदि सिलाए हो तो पहन ले, बाद में ऐसी परिस्थिति आएगी तो फिर सिल लेंगे। कांग्रेस बैठक कर रही है, हम जल्दी में नहीं है। आखिर जल्दी किस बात की, मतलब क्यों जल्दी होना चाहिए? मेरे को कोई ये भी समझा दे कि कल क्यों घोषणा होनी चाहिए। कांग्रेस के लोग हैं या जिसको चुनाव विधानसभा का लड़ना है, अगर वो 5 साल से फील्ड में काम नहीं कर रहा है तो चुनाव लड़ने योग्य नहीं है। जिसको टिकट मिलेगा, आचार संहिता के बाद भी अगर टिकट मिलता है तो ऐसे ही लोगों को टिकट मिलेगा जो लोगों से जुड़े हुए हैं। 1 महीने में आप चुनाव नहीं लड़ सकते। मेरे को अगर आप कहिए कि 1 महीना आपका टिकट अनाउंस कर रहे हैं, आप चुनाव लड़ लो, तो मैं अच्छा परिणाम नहीं ला सकता। अगर मैं लोगों के संपर्क में हूँ और तब मेरे को कभी भी टिकट मिले तो फर्क नहीं पड़ता। उनको जल्दी टिकट देने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरे को नहीं लगता कोई फायदा उनको है जिनको नई तैयारी करनी है। आज आपको टिकट मिल रहा है, अब आप फील्ड में जाओगे, लोगों के भी उनके बीच में कई नए नाम आ रहे हैं, तो वो नए नामों के लिए उनको जल्दी हो सकती है कि भाई इनको मौका दो, फील्ड में जाएं, लोगों से मिलें। कोई जिला पंचायत का सदस्य है, कोई दूसरे स्तर का साथी है, उनने विधानसभा में वैसा काम नहीं किया।
अब जाओ विधानसभा में काम करो, आपको जल्दी अनाउंस कर दिया, या जो भी उनके कारण है, ये उनकी सोच है। हम लोग एक प्रक्रिया से चल रहे हैं, ब्लॉक से जिले में, जिले से प्रदेश में, प्रदेश से पीसी में। अभी 14 तारीख को 15 तारीख को पीसी की बैठक होनी है, उसमें नाम शॉर्टलिस्ट होंगे। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी में जाएगा, स्क्रीनिंग कमेटी में शॉर्टलिस्ट होकर फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाएगा और वहाँ से अनाउंसमेंट होगा। हम लोग को कोई जल्दीबाजी नहीं। छत्तीसगढ़ में जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि 14 सीट में तो आप ही डिसाइड करेंगे किसको टिकट मिलेगा और किसको नहीं। मेरा योगदान रहेगा ज़रूर। मैं अब यहाँ का वरिष्ठ एक कांग्रेसी लीडर माना जाता हूँ। बाल भी पक गए, सालों से लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। कुछ लोग मानते भी हैं, पार्टी संगठन के साथ जुड़ के हम लोग काम भी करते हैं। मैं प्रदेश इलेक्शन कमेटी का भी सदस्य हूँ। मैं स्क्रीनिंग कमेटी है, उसमें भी मेरे को रखा गया है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में भी रखा गया है। तो स्वाभाविक है कि राय ली जाएगी। तो 14 सीटों में भी राय ली जाएगी, क्योंकि ये मुख्य रूप से मेरा भी कार्य क्षेत्र है। और प्रदेश में भी पिछले चुनाव के पहले से जब से नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला, तो प्रदेश में भी लोगों से संपर्क हो गया, जान पहचान हो गई, जानकारियाँ होती हैं। तो यहाँ का भी और शेष 76 सीटों का भी जो मेरे से जानकारी होगी वो मैं समिति के सामने जरूर रखूँगा। बाबा, आप मुख्यमंत्री बनते, जो आपके कार्यकर्ता और शुभचिंतक हैं, वो कोट पैंट सिलवाए थे, कोट पैंट का क्या होगा? तो आपने कुछ जवाब दीजिएगा। देखिए, वो बातचीत आपसी बातचीत का है, एक सिलसिला रहता है। अब कोई वैसे सवाल पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा? मैं तो ये नहीं कहूँगा उस कपड़े को आग लगा दो। जिनने अगर एक तो किसी ने कपड़े सिलाए नहीं, मेरी जानकारी में किसी ने मुख्यमंत्री बनने की शपथ के लिए कपड़े सिलाए नहीं थे। और अगर सिलाए हैं तो इंतज़ार कर लेंगे, शायद ऐसा मौका आया, वरना पहन लीजिए, आएगा मौका तो नया बना लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के परिवर्तन यात्रा का आगाज हो गया है। इस परिवर्तन यात्रा से बीजेपी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बस्तर और सरगुजा संभाग में ही क्यों इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई और इसके राजनीतिक मायने क्या है, और इतनी देरी से शुरू हुई इस यात्रा से बीजेपी को फायदा होगा, इस पर हमने विश्लेषण किया नवभारत अखबार के ब्यूरो चीफ और राजनीति के जानकार सुधीर पांडे से। नमस्कार, जय जोहार, मैं हूं अलंकार और आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे परिवर्तन यात्रा की, भाजपा के परिवर्तन यात्रा की। और इस मुद्दे पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ नवभारत के जो प्रमुख हैं सुधीर पांडे जी, वो मौजूद हैं। ये मैं आपको बता दूं उनके बारे में कि लगातार ये राजनीतिक मुद्दों को बहुत गहराई से समझते हैं और देखते आ रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं। सर, 20 सालों के बाद ये परिवर्तन यात्रा निकल रहा है और यूनियन होम मिनिस्टर भी यहाँ आने वाले थे, मौसम ख़राब होने के कारण वो यहाँ पहुँच नहीं पाए। स्मृति ईरानी भी आने वाली थी, वो भी नहीं आ पाई। क्या लगता है आपको, ये फ़ायदा पहुँचा सकती है ये यात्रा? देखिए, बारिश का सीज़न है और खेती का दौर है, खेती के चरम दौर है। इस समय में परिवर्तन यात्रा निकालने की चुनौती भाजपा ने ली थी और जैसा हमने कहा कि शुरुआती दौर इनका जिस तेज़ी के साथ या जिस भारीपन के साथ इन्होंने यात्रा शुरू करने की कोशिश की थी वो सफल नहीं हो पाई। अमित शाह जी गृह मंत्री को आना था वहाँ पे और एक बड़ा मैसेज देने की उम्मीद लग रही थी कि बस्तर से भाजपा एक बहुत बड़ा मैसेज देगी अमित शाह के माध्यम से, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। दूसरा, उसके बाद स्मृति ईरानी जी का भी हेलीकॉप्टर शायद पानी गिरने के कारण नहीं आ पाया। तो औपचारिक तौर पर ही इसका शुभारंभ हुआ। जो मैसेज भाजपा चुनाव के पहले देना चाहती थी वो शुभारंभ में तो नहीं दे पाई। आप ये मान सकते हैं कि शुरुआती दौर में ये नहीं दे पाई। हाँ, कोई भी यात्रा जब निकाली जाती है तो उसके पीछे होता है कि अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करना और अपने वोटरों तक मैसेज देना कि भाजपा तैयार है छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने के लिए या सत्ता के लिए संघर्ष करने के लिए। तो संदेश का सबसे पहले ये कहा जाता है कि जिसका शुरुआत अच्छा ना हो तो उसको दोबारा मेंटेन करने में काफ़ी परेशानी जाती है। अभी मोदी जी का दौरा हो रहा है रायगढ़ में, उसके पहले एक मैसेज जाता, फिर दूसरा मोदी जी के जाता, फिर जशपुर से दूसरी यात्रा 15 सितंबर से शायद चालू हो रही है। तो ये दोनों क्षेत्र, सरगुजा और बस्तर क्षेत्र, दोनों संदेश देने के माध्यम है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो शुभारंभ में तो ये अपना मैसेज नहीं दे पाए।
86 विधानसभाएं लगभग ये कवर करेंगे यहाँ पे इनके माध्यम से। छोटी छोटी सभाएं होंगी, जगह जगह इनके कार्यकर्ता एकजुट होंगे, उत्साहित होंगे, एक चुनावी माहौल तो बनेगा निश्चित रूप से। इसमें सबसे बड़ी शंका ये है कि इस बार बारिश देरी से हुई है। अभी जो सितंबर महीना है वो बारिश और खेती के लिए माना जा रहा है, खेती में पिछड़े हुए किसान, तो इन जगहों तक कितना लोगों को एकजुट कर पाती है भाजपा, उनका ग्राउंड लेवल पे तैयारी कैसी है, और उस तैयारी होने के बाद जितनी भीड़ की उम्मीद वो रास्ते में करते हैं 86 विधानसभा क्षेत्रों में, वो आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, ये बड़ा भी संशय का विषय है। परंतु ये तो मानिए कि सितंबर महीने में चुनावी संदेश देने की औपचारिकता होती है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। कांग्रेस ने भेंट मुलाकात और दूसरे कार्यक्रमों के जरिए से काफ़ी पहले से अपना मैसेज देना शुरू कर दिया था। भाजपा का पहले छत्तीसगढ़ में 21 टिकट देने के बावजूद अभी तक ये मान के चलिए कि बाकी टिकटों को लेकर के डिसीजन नहीं कर पाई है। तो इन दोनों ऊहापोह के बीच में अभी मैसेज को बड़ा कनेक्ट करना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा या तो शुरुआत अच्छी नहीं रही, हो सकता है कि जब इसका अंत हो तब तक भाजपा कोई लहर बना पाए, मगर अभी तक तो ये नहीं लग रहा है कि भाजपा को इस विकास यात्रा से जो मैसेज, शुरुआती मैसेज देने की जो उम्मीद थी वो सफल हो पाए हैं। सर 2003 की हम बात करें तो उस समय भी परिवर्तन यात्रा निकली थी, काफ़ी पहले निकल गई थी। 3 जगहों से परिवर्तन यात्रा को निकाला गया था और लगभग जून, जहाँ तक मुझे याद है जून महीने में ही समाप्त हो गई थी। इस बार सितंबर महीने के मध्य में ये निकाला जा रहा है। क्या लगता है आपको, कितना सफल मानेंगे इसको, क्योंकि पूरे 86 से 90 विधानसभा को उनको कवर करना होगा? ये मान के चलिए छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों को एक निश्चित समय में कवर करना बहुत बड़ी चुनौती होती है, मगर भाजपा ग्राउंड लेवल की पार्टी है, उसकी बुनियादी तैयारी होती है। और कोई भी चुनावी तैयारी जो होती है, जैसे छत्तीसगढ़ में नवंबर में सेकेंड मिड पे 12 तारीख के बाद 12 और 20 तारीख को आमतौर पे मतदान होता है, तो सितंबर महीना ही होता है यात्राएं निकालने की। भाजपा चाहे सत्ता पक्ष में रही हो चाहे विपक्ष में रही हो, या कांग्रेस सत्ता में रही हो चाहे विपक्ष में रही हो, यात्राओं की शुरुआत जो होती है, चुनावी यात्राओं की शुरुआत, उसको ही आदर्श महीना माना जाता है अगस्त सितंबर को। और आमतौर पे अगस्त रेनी सीजन होता है और सितंबर से बारिश थोड़ा कम होती है, और इसके कारण, मगर इस बार मौसम चक्र बदला हुआ है। इस बार सितंबर में बारिश है, खेती पिछड़ा हुआ है। इन सब पहलुओं को अगर हम ये देखें तो ये कहें कि अभी शायद काफ़ी कठिनाइयों का सामना भाजपा को करना पड़ेगा, और समय पर्याप्त है। मुझे लगता है कि सितंबर में ही चुनावी यात्राएं शुरू होती हैं, इसी दौर में टिकट की घोषणाएं होती हैं और इसी देर में संगठन को एकजुट किया जाता है। सर केंद्रीय स्थिति की हम बात करें तो ऊहापोह की स्थिति है। यहाँ परिवर्तन यात्रा निकाला जा रहा है, 21 लोगों को टिकट दे दिया गया है, बाकी भी विधानसभा सीटों को टिकट देना। ऐसे में क्या लगता है कि ये परिवर्तन यात्रा निकल रही है, सब कॉम्बिनेशन बन पाएगा क्या ये जो, या फिर ये जल्दबाजी में तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, फ़ायदा हो पाएगा भाजपा को? देखिए, किसी भी यात्रा का सत्ता पक्ष विकास यात्रा निकालती है हमेशा और विपक्ष परिवर्तन यात्रा निकालती, दोनों का मकसद होता है चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं और अपने मतदाताओं तक मैसेज पहुंचाना। तो ये कहना कि टिकट और ऊहापोह के बीच में, तो आमतौर पे विपक्ष की यात्राएं इसी दौर में ही निकलती हैं, चाहे मध्य प्रदेश को लें चाहे राजस्थान को लें, जहाँ पे भी चुनाव हो रहे हैं तो यात्राओं का दौर है। और केंद्रीय समितियां तय करती हैं इन इलेक्शन के पॉइंट को कि कब यात्रा निकाली जाए और कब टिकट घोषणा की जाए। तो एक समय होता है कि ये सिर्फ कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के उद्देश्य से, एकजुट करने के उद्देश्य से और मतदाताओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के उद्देश्य से यात्राएं निकाली जाती हैं। और चुनाव में बहुत पहले अगर आप यात्रा निकाल देंगे तो उसका महत्व शायद कम हो जाता है। सर कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें यहाँ पास, तो कांग्रेस पार्टी लगातार भेंट मुलाकात, सम्मेलन करके लगातार ये मार्केट में छत्तीसगढ़ में दिख रही, नज़र आ रही है। लेकिन भाजपा की ये जो परिवर्तन यात्रा थोड़ी देर नहीं हो गई, आपको ऐसा नहीं लगता है? देखिए, भाजपा के बारे में तो शुरू से आरोप लगता रहा है कि पिछले जब से सत्ता से भाजपा हटी तब से वो विपक्ष की भूमिका में उतनी आक्रामक नहीं हो पाई जितना उसको आक्रामक होना था। पहले भाजपा के बारे में ये कहा जाता था कि वो विपक्ष की पार्टी है, सत्ता पक्ष में भी वो विपक्ष जैसा रवैया अपनाती, मगर 15 साल की सत्ता के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा का नेचर परिवर्तन हो गया है। पहली बार ये देखे हैं कि लोग 15 सीट पाने के बाद काफ़ी हताशा में थे और 2-2.5 साल तक भाजपा की जो भूमिका, विपक्ष की जो आक्रामक भूमिका होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई।
और चुनाव के पहले जो तैयारी थी तो भाजपा भी अपने आप में घूम रही थी। कांग्रेस इसके मुकाबले इसलिए ज़्यादा एक्टिव रही कि कांग्रेस में भी अंदरूनी संघर्ष तेज हो गया था और कांग्रेस को देश की उस समय तो 1-2 ही राज्यों में सरकार थी, तो कांग्रेस को अपनी नीतियां और अपनी कार्यप्रणाली दोनों से यहाँ भी अवगत कराना था और ऊपर हाईकमान को भी अवगत कराना था कि यहाँ पे एक एक्टिव छत्तीसगढ़ की कांग्रेस जो है वो देश में कांग्रेस को दिशा दे सकती है। तो उन्होंने इस तरीके से नए नए कार्यक्रम चालू किए और जो सफल रहे और वो साल भर और लगातार करते रहे सत्ता पक्ष में होने के नाते, और ज़्यादातर सरकारी आयोजन थे उनके। और विपक्ष वाले कि ये मान के चलिए कि तो धन की कमी होती है, दूसरा चीज़ होता है कि संसाधन जुटाने में काफ़ी समय लगते हैं, तो बार बार वो खर्चे नहीं कर सकते हैं। तो भाजपा ने वो तो देर से शुरू करना ही था विपक्ष में, और मैं बार बार ये कहूँगा कि विपक्ष में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों में लगभग एक साथ यात्राएँ चल रही हैं। तो आपने सुना कि भाजपा हालांकि थोड़ी देर जरूर की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मजबूत स्थिति में है, क्योंकि अगर वो अब कुछ यात्रा निकालती है, कुछ करती है तो उसका एड ऑन हो जाएगा। मैं अलंकार तिवारी, मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ, आवाज़ अंबिकापुर। अंबिकापुर के राजमोहनी भवन में मितानिनों के द्वारा रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मितानिनों के द्वारा उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को रक्षा सूत्र बांधा गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव प्रतिवर्ष अंबिकापुर में रक्षाबंधन मितानिनों के साथ मनाते हैं, जिसको लेकर आज राखी बंधाने का कार्यक्रम किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में पहुंची मितानिन बहनों ने उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और सुरक्षा का संकल्प दिलाया। ये आज राजमोहनी भवन में आप भाई को राखी बांधने आए हैं सभी बहनें लोग। जी, हमारे भाई टीएस सिंहदेव हैं, हमारे बाबा हैं। जी, अब पहले तो स्वास्थ्य मंत्री की कैसी है, आप लोग जब चाहते हैं पहुंच जाते हैं या बातचीत हो जाती है? हम लोगों को जब भी रात के 12 बजे भी हम लोगों को यदि कोई परेशानी होता है, हम लोग मितानिन है कि पारा बस्ती में ज़रूर पड़ता ही है, कोई परेशानी किसी को होता है, जैसे ही हम वो फ़ोन करते हैं कि हमारे पारा वाला परेशानी है, और बाबा हमारी तत्काल मदद करते हैं। हम लोग मंत्री वो बाद में हैं, पहले हमारे भाई हैं, हम भाई बोल के ही उनको करते हैं। हम बाबा नहीं बोलते, वो नहीं बोलते, हम सिर्फ भाई बोलते। भाई यहाँ पर ये परेशानी हो रहा है, और हमारी बात को तुरंत सुनते हैं। ये प्रतिवर्ष हम लोग प्रयास करते हैं कि राखी के समय मितानिन बहनों के साथ समय बिताते हैं, स्नेह के बंधन में भी बनते हैं और आपसी संबंधों को हर साल मजबूत करते हैं। मितानिन बहनें बहुत बुनियादी काम करती हैं और हम लोग समाज में शायद आँक भी नहीं पाते कि उनका योगदान क्या है। इस वर्ष का ही देख लें, ना केवल कोरोना काल में सामान्य रूप से भी बहुत जिम्मेदारियां रहती हैं और हर साल बढ़ती जा रही हैं। अप्रैल महीना से आज तक का उनको वेतन नहीं मिला है, लेकिन किसी ने काम नहीं छोड़ा है, सब काम पे लगे हुए हैं। ये सरकार की तरफ से कमी रह गई है, पैसा उनको समय पे नहीं पहुंच जाएगा, लेकिन बिना अप्रैल महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीना का बिना वेतन लिए भी बिना उफ किए ये बहनें फील्ड में काम कर रही हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में काम कर रही हैं। ऐसा योगदान इनका रहता है जिसे हम नहीं भाप पाते, हमको पता नहीं चलता है कि किन परिस्थितियों में ये काम कर रही हैं। मेरा इनको बहुत बहुत स्नेह, आशीष और जिम्मेदारी संभाले रहेंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। लाइफ बिगिंस हियर। अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साई मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला आईपीडी भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की आईसीयू केयर की विशेष व्यवस्था, एनआईसीयू जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, आईसीयू एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ईसीजी की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धरती में डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन इस डॉक्टरों की लापरवाही मासूमों की मौत का कारण भी बन जाती है। ऐसा ही एक मामला सूरजपुर से सामने आया है, जहां ग्राम करवा के रहने वाले प्रेमलाल अपने 2 माह के नवजात बीमार बच्चे को इस उम्मीद से लेकर विश्रामपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे कि शायद धरती के भगवान उसके बच्चे को पहले जैसे स्वस्थ कर देंगे, लेकिन परिजनों का आरोप है कि वहां ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उस मासूम को सिलेंडर होते हुए भी समय पर ऑक्सीजन नहीं लगाया गया और उसे ऐसे ही नाजुक हालत में जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया, जिसके बाद रास्ते में ही मासूम बच्चा जिंदगी की जंग हार गया। बच्चे की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग पर परिजनों के साथ भाजपा नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने जमकर जिला अस्पताल परिसर में हंगामा किया और धरने पर बैठ गए। मामले की जानकारी जैसे ही प्रशासन को लगी, प्रशासन की ओर से सूरजपुर एसडीएम मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली और कार्रवाई करते हुए ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया और आगे की जांच की जा रही है। मेरा बच्चे का तबीयत खराब था तो मैं हॉस्पिटल लेके आया विश्रामपुर जिला अस्पताल। तो वहाँ से मेरे को ऑक्सीजन मांगा। उनको जब बच्चा एकदम सीरियस था तो ऑक्सीजन वहाँ से मांग किया तो ऑक्सीजन मेरे को नहीं दिया गया। बोले एक ही है, नहीं दिया जाएगा आपको ऑक्सीजन। बोले यहाँ से सूरजपुर 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट में आप चले जाइए। मैं यह चाहता हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, सीधा बात बस। बच्चे की स्थिति एकदम और कंडीशन एकदम ख़राब हो गया था। पहुँचते ही जो डॉक्टर थे वो बता दिए थे कि बच्चा दिल धड़कना बंद कर दिया है। तो इस कारण से बोले तो ऑक्सीजन के कारण से। लापरवाही विश्रामपुर के सरकारी हॉस्पिटल का है, उसका जिम्मेदार कौन लेता है, मेरे को ये चाहिए बस। जी, एक बच्ची जो है करवा की बच्ची है, प्रेमलाल उसके पिताजी का नाम है। ये लोग बच्चे की तबीयत ख़राब होने पर विश्रामपुर का जो CHC है वहाँ लेके गए थे और वहाँ से क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो उसको वहाँ जो उपस्थित डॉक्टर और RMA थे उनके द्वारा यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए बोला गया। परंतु इस बीच में जहाँ तक कि जो बात आ रही है कि उनके द्वारा सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया गया, जो यहाँ पे बताया जा रहा है, जिस कारण बच्ची की मृत्यु हो गई है। तो इस संबंध में अभी परिजनों से बात किया गया है और अभी फ़िलहाल तो उसको हम लोग वहाँ से हटा रहे हैं, उस जो डॉक्टर है उसको, और इस पर हम लोग 3 दिवस के भीतर कार्रवाई करके हम लोग इसको शासन स्तर पर भेजते हैं। कौन डॉक्टर है सर? जी, डॉक्टर सुमन लकड़ा करके हैं, जिनके विरुद्ध ये आरोप लगाया गया है। तो उनके जो भी जाँच करके भेजा जाएगा। परिजनों को 3 दिन का आश्वासन दिया गया, ये क्या? देखिए, मुख्यतः सिलेंडर की जो आवश्यकता जो पूर्ति नहीं की गई थी उसको लेकर है। तो यदि वहाँ सिलेंडर था उसके बावजूद यदि ऐसा उनके द्वारा ऐसी गलती की गई होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। परिजनों को कुछ मुआवजा दिया जाएगा? देखिए, इसमें ऐसा कुछ मुआवजे का प्रावधान नहीं होता है, लेकिन देखिए इस पर अभी ऐसा कुछ मुआवजे का प्रावधान।
छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और नई शिक्षा नीति लागू कर शिक्षा स्तर सुधारने की दावे भी करती है, लेकिन उन दावों को ठेंगा दिखा रहा है संतोषी नगर का शासकीय प्राथमिक शाला, जहां इसकी हालत पर कई सवाल या निशाना खड़े हो रहे हैं। स्कूल भवन जर्जर होने की वजह से स्कूल के बच्चे पंचायत भवन के एक कमरे में पढ़ने पर विवश हैं। वहीं इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से कई बार बात की, लेकिन नतीजा बेअसर रहा। देखिए ये रिपोर्ट। स्कूल चल पढ़े बर जिंदगी ला गढ़े बर। आपने स्लोगन को तो बहुत अच्छे से सुना होगा, लेकिन इस स्लोगन का धरातल पर कितना असर देखा जा रहा है, यह तस्वीर साफ तौर पर बयां करती है। यह तस्वीर बलरामपुर जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर संतोषी नगर का है, जहां स्कूल के छत को उखड़े आज 3 वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक ना ही इस ओर किसी ने मरम्मतीकरण का ध्यान दिया, ना ही यहाँ पर स्कूल भवन बनाने की कोई विशेष पहल की गई। दरअसल यहाँ पर 1ली से 5वीं तक पढ़ाई होती है और छात्र छात्राओं की संख्या 25 है। स्थानीय लोगों ने और स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी स्कूल भवन के अभाव की जानकारी जिले के शिक्षा विभाग के साथ साथ आला अधिकारियों को दी है, लेकिन आज तक यहाँ पर स्कूल भवन बनाने को लेकर जनप्रतिनिधि अधिकारियों के द्वारा कोई भी पहल नहीं की गई। स्कूल भवन आज से लेकर लगभग 4-5 साल होते जा रहा है और इसी तरह से जर्जर है स्कूल भवन, और बच्चे लोगों के पढ़ने लिखने में इतना ही समस्या हो रहा है कि कहने लायक नहीं है। कहीं कहीं ऐसे शिक्षा अधिकारी के पास तक शिकायत आवेदन पत्र भी गया है और आज तक इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। बच्चे अभी पंचायत भवन में वर्तमान में पढ़ लिख रहे हैं और स्कूल लगा रहे हैं सर लोग। बिल्कुल प्रशासन की ही लापरवाही है। कितना बार हम लोग इसको आवेदन भी किए हैं और शायद अधिकारी यहाँ आए हुए भी हैं, लेकिन इसको देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं। इससे दुर्भाग्य क्या होना चाहिए। आज हमारे बच्चे लोगों को पढ़ने लिखने के लिए इतना समस्या हो रहा है कि पढ़ लिखने में माने व्यवस्था नहीं है पढ़ने लिखने की। परेशानी तो है सर, लड़का लोग का स्कूल ये जर्जर भी हो गया है। कितना बार आवेदन भी लग चुका है। जिला सीओ भी आए थे, उनको भी दिखाया गया कि देखिए हमारे स्कूल का ये परिस्थिति है, वो भी कुछ नहीं बताए। आवेदन भी लग चुका है। लड़का लोग को पंचायत में पढ़ाया जा रहा है। कितने साल से चल रहा है? ये सर 3-4 साल तो हो गया है। सर कोविड के समय तूफान आया था, उसी समय छत इसका उड़ गया है हम लोग का स्कूल भवन का। तब से पंचायत भवन में लगा रहे हैं जी। हमने उच्च अधिकारियों को लिखित में भी सूचना दिया है और समय समय में इसकी जानकारी देते रह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुआ है। अभी पंचायत भवन में एक कमरा है, एक ही कमरे में सभी बच्चों को बैठा के पढ़ा रहे हैं जी। एक कमरा होने के चलते दिक्कत तो होता है, लेकिन अब क्या करेंगे, जो है तो है। कितने बच्चे हैं? 25 बच्चे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना की पूरे तामझाम के साथ शुरुआत की गई थी, जिसका जिले के कई स्कूलों को लाभ भी मिली, लेकिन यह योजना का लाभ इस स्कूल में आज तक नहीं पहुंच पाया है और बच्चे एक ही कमरे में अपने भविष्य को गढ़ने को मजबूर हैं। वहीं पंचायत के द्वारा इसी जगह पर हेडमास्टर के लिए अतिरिक्त कक्ष लगभग 8 साल पहले बनाई जा रही थी, लेकिन आज तक हेडमास्टर कक्ष भी अधूरे पड़े हुए हैं। वहीं इस मामले पर विकासखंड जिला अधिकारी ने छात्रों की पंचायत भवन में पढ़ने की बात स्वीकार करते हुए उन्होंने नए भवन बनाए जाने की मांग के संबंध में पत्र भेजने की बात कही है, लेकिन इससे यह बात स्पष्ट हो जाता है कि जिले की शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी है। इस तस्वीर को देख एवं अधिकारियों के जवाब सुनकर स्पष्ट समझ आ रहे हैं। वहाँ संतोषी नगर में जो हमारा प्राथमिक शाला भवन है वो जर्जर हो गया है और उस भवन का डिमांड भी हम मुख्यमंत्री नवा जतन योजना के तहत दिए हुए हैं,
परंतु किसी कारण से अभी कार्य वो सैंक्शन नहीं हुआ है। जैसे ही सैंक्शन होगा वो भवन बना दिया जाएगा और बच्चों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। बच्चे अभी पंचायत भवन में बैठ के अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं और जल्दी ही सैंक्शन हो जाएगा तो उस बिल्डिंग को जल्दी ही बना के बच्चों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन अधिकारी पेपर पर कार्य किए जाने की बात कर स्कूलों के कार्यों को करने से पल्ला झाड़ रहे हैं। जरूरत है तो अच्छे से क्रियान्वयन की। आवाज के लिए बलरामपुर से विजय सिंह की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सरस्वती महाविद्यालय सुभाष नगर बनारस रोड अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom तथा BCom कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में MCom तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583। शहर के सर्किट हाउस में गैर राजनीतिक दल आजाद सेवा संघ द्वारा संघ प्रदेश सचिव एवं संरक्षण की उपस्थिति में ऐप लॉन्चिंग का शुभारंभ किया गया। ऐप लॉन्चिंग के दौरान भारी संख्या में संघ के सदस्यों की उपस्थिति रही। शहर के सर्किट हाउस में आयोजित संघ के ऐप शुभारंभ कार्यक्रम में संघ के पदाधिकारी एवं सदस्यों के अतिरिक्त संघ के प्रदेश सचिव रचित मिश्रा एवं संरक्षक आलोक दुबे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ऐप को संघ के सक्रिय सदस्य विनोद कुमार गुप्ता द्वारा बनाया गया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर में आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित हुए ऐप निर्माता विनोद कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि संघ समाज के विभिन्न मुद्दों को उठाता आया है। अब संघ का नाम भी उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। छात्र हित समस्याओं से लेकर समाज के अन्य दिक्कतों को संघ द्वारा ज्ञापन, आवेदन एवं अन्य तरीके से दूर किया जाता है। आधुनिक युग में अब लगभग सभी स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऐप के माध्यम से भी अब अपनी शिकायतों को इस पर डाल सकते हैं, जिससे कि उनकी गोपनीयता बरकरार रहेगी। आज हमारे आजाद सेवा संघ गैर राजनीतिक दल का ऐप लॉन्च हुआ है। इसमें हमारे आदरणीय संरक्षक आलोक दुबे चाचा जी के नेतृत्व में और भाई विनोद गुप्ता के द्वारा इस ऐप को डेवलप किया गया है। इस ऐप में हम सभी जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को इधर उधर वेबसाइट में जाकर कोई जानकारी लेना हो या कोई भी जानकारी लो तो उनको इधर उधर घूमना पड़ता है। इस ऐप के माध्यम से इस प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर एडमिशन प्रक्रिया हो, रिजल्ट का संबंधित सूचनाएं हो और कोई भी उनको जो छत्तीसगढ़ में परीक्षाएं होने वाली हैं उनकी जानकारी हो और भी बहुत कुछ है इसमें।
हमने इसमें अभी आगे चल के हम इसमें एक और चीज़ ऐड करने वाले हैं हमारे बहनों के लिए कि हम सीधे डायरेक्ट सरगुजा पुलिस से इसमें एक क्लिक करेंगे और वो सीधे अपनी डायरेक्ट सरगुजा पुलिस से कनेक्ट होगा और अपनी समस्याएं बता सकते हैं। आज आजाद सेवा संघ जो एक गैर राजनीतिक युवाओं का संगठन है, इन्होंने बेरोजगार जो युवा पढ़ लिख रहे हैं, इनकी भविष्य को देखते हुए एक बहुत ही अच्छा आजाद सेवा संघ के नाम पे ऐप का आज लॉन्च किया है। ये बहुत ही उद्देश्यपूर्ण, स्टूडेंटों के हित में कोई भी समस्या आती है उसको लेकर बहुत से चीज इस ऐप में है, तो छात्रों को निश्चित रूप से इस ऐप से बहुत फायदा मिलेगा। इनको कंपटीशन एग्जाम देने में कहाँ रोजगार की वैकेंसियां निकली हैं, फिर कहीं पर कानून व्यवस्था की बात आती है उस पर, तो ये ऐप कई चीजों से जुड़ गया है। तो इस अवसर पे मैं बड़ी तारीफ करूंगा आजाद सेवा संघ की और इसको ऐप को तकनीकी रूप देने वाले विनोद गुप्ता जी की, कि छात्रों के लिए यह ऐप बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। मैं आज आजाद सेवा संघ का ऑफिशियल जो ऐप है उसको डेवलप किया हूँ। इस ऐप में स्टूडेंट से संबंधित बहुत कुछ यहाँ जानकारी, जैसे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन हैं, कॉलेजेस से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन हैं, शिकायत अनुभाग या फिर सदस्यता के लिए नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे जितने भी स्टूडेंट से रिलेटेड एग्ज़ाम होती है और जितने रिजल्ट परीक्षा परिणाम जारी होते हैं, एडमिट कार्ड, एक स्टूडेंट जितना सोच सकता है, जो भी उसको प्रॉब्लम्स होती है उन सभी का एक ऐप के माध्यम से सॉल्यूशन है। वो किसी भी प्रकार का अपना शिकायत अगर यहाँ दर्ज करते हैं या किसी भी प्रकार का सुझाव देते हैं तो आजाद सेवा संघ के जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो इस पे काम करेंगे और ये ऐप छात्र हित के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। लगातार ट्रेनों की लेट लतीफी और ट्रेनों के कैंसिल होने से नाराज कांग्रेसियों ने आज सूरजपुर रेलवे स्टेशन पर कई घंटों तक रेलवे परिवहन को बाधित कर रखा। कांग्रेसियों का आरोप है कि केंद्र सरकार यात्री ट्रेन को रोककर मालवाहक ट्रेनों को ज्यादा तवज्जो दे रही है, जिसकी वजह से ज्यादातर ट्रेनें लेट हो गई हैं। साथ ही कई ट्रेनों के रद्द होने की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे नाराज होकर कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सूरजपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे घंटों प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आखिरकार रेलवे के अधिकारियों के समझाइश के बाद कांग्रेसियों ने अपना आंदोलन समाप्त किया। कांग्रेसी पदाधिकारी के अनुसार अगर जल्द ही यह व्यवस्थाएं नहीं सुधर जाती है तो फिर से कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। एक्चुअल जो हमारी सरकार है, हम लोग के मुखिया सम्मानीय भूपेश बघेल जी के दिशा निर्देश पे पूरे छत्तीसगढ़ में जो केंद्र की सरकार है वो पूरे के पूरे जितने भी पैसेंजर्स ट्रेन हैं उनको 2-2 घंटा 4-4 घंटे रोक के केवल गुड्स ट्रेन को निकाल रही है और पूरे के पूरे पैसेंजरों को जो काफ़ी विलम्ब हो रही है, ये एक जगह से दूसरे जगह जो आना जाना है, वो जो दूसरे एक ट्रेन से जाके दूसरे जगह ट्रेन चेंज करनी है वो ट्रेन छूट जा रही हैं। पूरे के पूरे पैसेंजरों को जो दिक्कत जा रही है, इसे देखते हुए हमारी सरकार ने ये रेल रोको आंदोलन को आज पूरे छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, जिससे केंद्र सरकार की जो मोदी सरकार जी बैठे हुए हैं उनके आँख खुलें और जो पैसेंजरों को जो दिक्कत जा रही है उससे बहाल किया जाए, उनसे अधिक से अधिक यात्रियों को सुविधा मिले और ये जितना जल्दी हो सके, अगर ये आंदोलन हमारी आंदोलन ऊपर तक जा रही है, आवाज़ें पहुंच रही हैं, अगर ये तत्काल निराकरण नहीं हुआ तो तत्काल हम फिर महीने 2 महीने के अंदर फिर रेल रोको आंदोलन फिर पुनः ट्रैक पे आके जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम रेल रोको आंदोलन फिर पुनः करेंगे। सूरजपुर के शिवनंदनपुर स्थित अंग्रेजी शराब दुकान का ताला तोड़कर 4 लाख रुपए नगद चोरी का मामला सामने आया है, जहां विश्रामपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल शराब दुकान संचालक ने थाने में शिकायत कर बताया कि शिवनंदनपुर स्थित अंग्रेजी शराब दुकान रात को बंद करने के बाद अज्ञात चोर द्वारा ताला तोड़कर अंदर रखे लगभग 4 लाख रुपए के गल्ला के साथ चोर ले भागे। ऐसे में सूचना मिलने के बाद पुलिस विवेचना में जुटी हुई है। वहीं शराब दुकान के सीसीटीवी से लेकर सुरक्षा गार्ड के रहते चोरी की स्थिति संदेहास्पद बनी हुई है।
लिहाजा जिले के एडिशनल एसपी ने बताया कि सभी पहलुओं पर बारीकी से विवेचना की जा रही है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। थाना में सूचना आई कि मदिरा दुकान के मदिरा बेचने की रकम को अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया है, जिसका लगभग 4 लाख रुपए की मुद्रा को चुरा कर ले गया गया है, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर लिया गया है तथा विवेचना की जा रही है। हाँ बिल्कुल, पुलिस के द्वारा सभी बिंदुओं पर कड़ाई से विवेचना की जा रही है और जिसकी भी संदिग्धता पाई जाएगी उसके खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।